वेलकम टू एस-रे एजुकेशन। एस-रे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रि समाप्त हो चुकी है और आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और नाउ द टाइम इज़ टू स्टडी मोर एंड मोर बिकॉज देयर आर नो मच मोर टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पेनोरमा पार्ट 2 prose part. The first chapter is the pace for living. तो जिसका अर्थ हुआ द पेस फॉर लिविंग का मतलब हुआ जीवन की गति। और जो राइटर हैं इसके वो हैं आर.सी. हचिंसन। तो चलिए पहले राइटर्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, exhibit an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradiction and paradoxes. जो आर.सी. हचिंसन हैं वो एक ब्रिटेन के नॉवेलिस्ट हैं यानी उपन्यासकार हैं और जिनके जो लिखने की लेखन जो क्षमता है वो बिल्कुल अलग तरह का एक्सेप्शनल है, अबाध स्वरूप है। ये किन चीज़ों के ऊपर वो जनरली काम करते हैं, वो जो समकालीन जो एक संवेदनशील मुद्दा है हमारे सोसाइटी का, जो एक पुरानी रूढ़िवादिता हो या फिर जो जिस तरह का मुद्दा जो चल रहा है लोगों को लेकर, भाग दौड़ का ज़िंदगी हो या जो वातावरण जिस तरह से बदल रहा है, इन सब चीज़ों को वो अपने नॉवेल में, उपन्यास में शामिल करते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। अब इस कहानी में जो हचिंसन है साहब हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो एक आधुनिक मानव है, जो आज का व्यक्ति है, मानव है, वो किस तरह से जो आधुनिक सुख सुविधाओं में फंसकर खुद को किस तरह का महसूस करता है, वो उसके बारे में ये कहानी है। He brings out how the first moment of men, things and objects hurt the normal rhythm and exert undue pressure on man, women and children. और ये जो भाग दौड़ वाला ज़िंदगी है, इतनी तेज़ गति से जीवन भागता जा रहा है, हर चीज़ गति में है तेज़ी से, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। और ये जो जीवन की जो गति है वो जो एक रिदम होना चाहिए, एक जो एक लय में जीवन जीना चाहिए, उन सब को छोड़कर एक तनाव भरा जीवन में, चाहे वो मानव हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, वो सब ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को आगे। इस कहानी का मुख्य नायक ये क्या नाम है, जो कहानीकार हैं, जो लेखक हैं, वो स्वयं हैं और वो अपने ही बातों को यहाँ पे रख रहे हैं। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. अब ये कहते हैं कि मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था जो काफ़ी दिन पुराना नहीं है। उसमें एक जो मुख्य जो नायक है उसका, वो आयरिश यानी आयरलैंड का रहने वाला एक व्यक्ति है जो आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता है और कॉर्न मर्चेंट है यानी मक्के का व्यापारी है। He was a man of many anxieties. His herd was dicky, his nephew was cheating him, his wife had the fantastic notion of spending 10 pound on a holiday. अब उसके साथ जो कई चिंताएं हैं शामिल, जैसे उसका हृदय बहुत तेज़ी से जो है घबरा जाता है जल्दी, उसका जो भतीजा है वो उसके साथ चीट कर रहा है, उसकी पत्नी है जो एक अपना जो यात्रा है या फिर अपना कहीं घूमने फिरने में कम से कम 10 पाउंड जो है अपने छुट्टियों पर खर्च करना चाह रही है। Altogether, the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. अब इन जो जीवन की जो आपाधापी है, भाग दौड़ है, इस भाग दौड़ में क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इससे परेशान हो रहा है। उसे लग रहा है कि वो बहुत निराश महसूस कर रहा है और दिल से लग रहा है कि उसका दिल रो पड़ेगा, बहुत चिल्लाएगा, रोएगा। They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that's too far. और ऐसा लग रहा है, उसके दिल से आवाज़ आ रही है कि उसका जीवन ऐसे भाग रहा हो जैसे कोई एरोप्लेन है जो 1000 किलोमीटर की जो है प्रति मील के हिसाब से दौड़, मतलब कि चला जा रहा हो, और ये जो गति है वो काफ़ी तेज़ है। For me, that was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. कहानीकार कहता है कि मेरे लिए जो सबसे रोचक जो इसकी पंक्तियाँ थी, ये लाइन थी इस नाटक में, वो थी कि वो जो व्यक्ति का जो शिकायत था वो इतना शानदार था और साथ में बहुत ही बेमेल स्थिति का था।
और इसके बिना, या फिर ये कहा जाए कि बहुत ही जो है ये कॉमिक सिचुएशन था। और इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ड। और ये एक तरह से मेरे लिए एक हास्यास्पद भी था कि एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके बारे में जो कहते हैं कि विस्तृत तरीके से जिसको और जिस तरीके से आयरिश लोग जो अपनी बातों को रखते हैं, अपने सच्चाई को रखते हैं, वो जनरली अनलाइकली अप्रोचेज यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट। इसका कहने का अर्थ है वो जो बूढ़ा मकई का जो व्यापारी था, वो मूर्ख की तरह जो है अपने बातों को एक मूर्खतापूर्ण तरीके से बताने का प्रयास कर रहा था। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ प्राइवेट मूवमेंट इटसेल्फ। उसका कहना था कि मैं अपने दैनिक जीवन में या फिर मेरे जीवन में बहुत तेज़ गति को नापसंद तो नहीं करता हूँ। आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 19 माइल एन आवर। तो मैं जो है अगर अपने कार में घूम रहा हूँ और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही है तो मैं उसे एंजॉय करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। और जो कार मैं चला रहा हूँ और अगर वो कार मेरी नहीं हो तो भी मुझे इतना रफ्तार पसंद है। आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट अ वेस्टर। और मैं मशीनों की कद्र करता हूँ और जो आपको वाइट टैक्सी के आसपास तक ले जाती है। अब यहाँ वाइट टैक्सी का क्या मतलब है ये शायद मुझे नहीं मालूम। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। और ये कहते हैं कि रात का खाना लंदन में और अगले दिन सुबह जब न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन लेना, ये बहुत ही जो है एक संतोषप्रद अनुभव है। और I admit it excludes all the real pleasure of travel. The sort of fun you get from a country bus in some Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. अब यहाँ ये कहने का उसका सेंस है कि जीवन की गति अब इतनी तेज हो गई है कि आदमी रात का भोजन लंदन में खा रहा है, अगले दिन जो है वो न्यूयॉर्क में जो है लंच ले रहा है। तो जीवन की भाग दौड़ इतनी अधिक हो रही है कि शायद हम बहुत कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और शायद जो जीवन का मज़ा है वो इस तेज़ रफ्तार में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद किसी देश में आदमी जो छोटे मोटे ग्रामीण क्षेत्र में बस से जब ट्रैवल करते हैं तो वो रास्ते का एक मज़ा, एक आनंद लेते हुए चलते हैं। और ये जीवन का जो खुशी जो हमारे पूर्वजों ने उठाया है, वो शायद ये जो मशीन का एक जीवन हम जी रहे हैं, जो एक तेज़ रफ्तार की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। और इससे हमारे मानसिक क्रियाकलापों पे भी इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। नो, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend as they naturally to do follow the pace of the machine। अब मशीनों की रफ्तार से अपनी तेज़ी, अपने जो जीवन है उसको भी उसी स्पीड से बढ़ाने के लिए हमें अपने को मानसिक तौर पे उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो हम शायद कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि बेशक मानसिक रूप से तैयार होकर हम मशीनों के साथ साथ जो एक मशीनी जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो एक सुकून है जीवन का वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। और वो चीज़ ही जो है ये जो लेखक हैं उन्हें कहीं ना कहीं टच कर रहा है, हर्ट कर रहा है। I speak with prejudice because I belong to the tribe of slow thinkers, those who are cursed with I sclerite, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence intelligence test, because those tests or all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. अब जो स्पीकर है यानी कि जो लेखक है वो कहता है कि मैं एक पूर्वाग्रह के रूप में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं एक बहुत धीमी गति से सोचने वाले जनजाति से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो आराम आराम से सोचता है, सोच समझ कर काम करता है।
और या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक शापित व्यक्ति हूँ जो बहुत स्लो सोचता है, बहुत धीरे धीरे सोचता है। और लोग जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो शायद एक विनाशकारी तरीके से जो है अपने 4 घंटे का जो पार्टी है पूरे रात उसको बिताते हैं, पार्टी वार्टी करने में बिता देते हैं, 4-4 घंटे बिता देते हैं। और मैं उनमें से एक हूँ जो अगर उसका बुद्धि का परीक्षण किया जाए तो कहते हैं वो जितने भी परीक्षण उन पे किए जाएंगे, जो उनका इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाएगा, तो इनको लगता है कि वो सब में वो बहुत पीछे रह जाएंगे, सबसे नीचे के स्तर पे आएंगे। और कहते हैं कि अगर किसी के दिमाग की गति को मापना है तो जो एक स्पष्ट बात सामने आती है कि वो अपने बारे में जानते हैं कि वो एक बहुत ही धीमी गति से सोचने वाले हैं। और कभी अगर ऐसा कोई मशीन निकले जो दिमाग को माप सके तो इनका कहना है कि इनका दिमाग का जो गति है वो बहुत धीमा उसमें जो है दिखाई देगा। और जो अपने आजीविका को कमाने के लिए, अपने व्यापार को कमाने के लिए जो एक इंसान का एक व्यावहारिकता होता है और जो एक सोचने समझने की जो शक्ति होती है, शायद इनका जो मेंटल लेवल है उस लेवल का नहीं है जैसा आज के ज़माने में लोग हैं जो बहुत फास्टली सोचते हैं, एक मशीन की तरह सोचते हैं। जबकि जो राइटर है उसमें जो कॉर्न मर्चेंट के बारे में कहा गया, वो कॉर्न मर्चेंट को ऐसा लगता है कि मैं तो इन सब चीज़ों में बहुत पीछे हूँ, बहुत धीमे हूँ। और इनका है कि अगर मैं आजीविका भी कमा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा व्यवहारिक होना पड़ेगा, लोगों के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बना के रखने होंगे। और ये जो जीवन की तेज़ गति है उसमें ऐसा करना संभव नहीं हो सकता है। वो न किसी के साथ चीट कर सकता है, न किसी के साथ बेईमानी कर सकता है। एक अच्छा व्यवहारिक तरीके से आराम से सोच समझ के काम करने वाला लोग है। उन्हें लगता है ये जीवन जो है उसमें हम जो कुछ भी करते हैं वो एक आनंद के लिए करते हैं, और जब वहाँ आनंद ना आए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। और इसे ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एज एन एग्जाम्पल, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. अब वो कहते हैं कि जब मैं कभी फिल्म देखने, सिनेमा देखने जाता हूँ तो उस समय बड़ा जो है निराश महसूस करता हूँ और एक बड़े निराशा के कोहरे में खुद को छुपा हुआ पाता हूँ। 2-3 मिनट गुजर जाने के बाद मैं उस चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए अपनी वाइफ की तरफ मुड़ता हूँ और आई विस्पर, मैं फुसफुसा कर उससे कहता हूँ, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग? क्या ये वही लड़की है, सेम लड़की है जिसे मैंने शुरुआत में हम लोगों ने देखा था? एंड शी विस्पर्स बैक, और वो फुसफुसा के वापस कहती है, नो, देयर आर 3 गर्ल इन दिस सिनेमा, अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट। वो कहती है नहीं, यहाँ ये 3 अलग अलग लड़कियाँ हैं इस फिल्म में। एक लंबी गोरी सी है, एक छोटी गोरी सी है, और एक जो है मंझले कद की भूरे बालों वाली लड़की है। इसे हम ABC नाम दे के बुला सकते हैं। द हीरो इज़ द मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर। अब जो ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल BCA इन द ऑर्डर। अब ये कहता है कि इस फिल्म का जो हीरो है वो क्या है, वो एक आदमी जो आएगा, अपना टोपी उतारेगा और अंदर आके B, C और A तीनों लड़कियों से क्रम से एक एक करके उन सब के प्रेम में पड़ेगा। एंड सो इट प्रूव्स टू बी। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. अब कहता है कि उसके पास एक ऐसा दिमाग है जो उच्च गति से काम करता है और वास्तविक रूप में उसे पता है कब किसके साथ किस तरह से, जो उसको इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि कब कहाँ किस गतिविधि में कैसा काम करना है, वो शायद उस तरीके से कर रहा है। बट माई पॉइंट इज द मोस्ट ऑफ द माई फेलो पेशेंट्स in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. पर मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो कहने का है कि हमारे साथ जो बाकी के लोग मनोरंजन करने या सिनेमा देखने जो हमारे आसपास और लोग भी साथी लोग हैं, वो क्या इसी तरीके से सोच पाते हैं जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, या फिर जैसे जैसे जितनी तेज़ी गति से दृश्य और जो सीन में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या वो उस गति से सोच पाते हैं, वो सब कुछ समझ पाते हैं? They think much faster than people did 30 years ago, possibly because those who do not think fast in the high street
Nobody may not get another chance in the world to think at all. अब जो व्यक्ति 30 वर्ष पहले जो सोचते थे, उनके सोचने की क्षमता और अभी के क्षमता में बहुत फ़र्क आ जाता है, और इसी वजह से वो सोचते हैं कि संसार में सोचने का दूसरा अवसर शायद ही किसी को मिले, या फिर शायद इसकी आवश्यकता है भी या नहीं, और अंततः शायद दुनिया में दोबारा सोचने का किसी को कोई चांस भी नहीं मिलेगा। तो ये एक कहानी था जिसका एक सार ये था कि जो जीवन की गति है वो गति ऐसी होनी चाहिए एक लेखक के हिसाब से, जो एक व्यावहारिकता के साथ और एक कंफर्ट लेवल के साथ और एक आराम से जो लाइफ है उस तरह से गुजरना चाहिए जहाँ हर चीज़ में खुशी महसूस हो, एक संतुष्टि महसूस हो। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से मशीनों में जो है तेज़ी से सब कुछ बस चलता रहता है, जहाँ इमोशन नाम की चीज़ें नहीं होती। और यहाँ भी उसके लाइफ में जो है, चाहे उसका पत्नी हो, उसका भतीजा हो, या फिर जो कुछ उसके लाइफ में वो आसपास देखता है, हर चीज़ इतने फास्टली तरीके से जा रही है जहाँ इमोशन के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। हर कोई सिर्फ अपना मेंटली जो है सोच रहे हैं और बड़े तेज़ गति से सोच रहे हैं, और जो कॉर्न मर्चेंट है वो इन सब में खुद को बहुत पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये थी आज की कहानी द पेस ऑफ लिविंग। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। आगे हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हों या फिर अदर चीज़ें हों उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि पहले जो किताब की जितनी भी कहानियाँ हैं उसे अच्छी तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में ज़रूर बताइए, और अगर किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो और भी जिन भी सब्जेक्ट में आप लोगों को समस्या है तो आप उसके बारे में सवाल लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर करें, ताकि हमारा प्रयास रहे कि इसे और भी बेटर तरीके से आपके सामने लाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।